आपकी तैयारियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है और हमारे लगातार प्रयास करने का कारवां अभी रुका नहीं है और हम लोग अपने इस कारवां को कभी रोकेंगे भी नहीं। लगातार अनवरत रूप से प्रयासरत होकर के बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को उस निश्चित दिशा, उस निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद, इसी आशा विश्वास के साथ आज आपका स्वागत करता हूं मानव रोग पार्ट 7 में, जहां हमने उल्लिखित कर रखा है विषाणु जनित रोग। और ये रोग जो हमसे संबंधित हैं, ये सारे रोग जो हमारे स्वास्थ्य से निहित हैं तथा हमारी परीक्षाओं में हमसे बार बार पूछे जाते हैं। हम ऐसे रोग से मुखातिब हैं और वह विषाणु जनित रोग, जिसकी 1-2 सीरीजें और आ चुकी हैं। बहरहाल मानव रोग पार्ट ये 7 है और जिसमें हम विषाणु जनित के उस छूटे हुए अन्य रोगों की भी बात और चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के महत्वपूर्ण रोग चिकनगुनिया से, जहां हमने आपको एड्स की बात बता दी, जहां हमने आपको पोलियो की बात बता दिया, जहां हमने आपको महत्वपूर्ण रोग आज जो प्रचलित है, यानी आज के समय में, यानी अभी हाल फिलहाल डेंगू। आप ये मान के चलें ये चिकनगुनिया डेंगू का भाई है। लीजिए, रोग में भी भाई हैं, डेंगू का भाई, ये डेंगू का भाई है। यानी अब आपको अद्भुत ये बात लगेगा कि रोग में भी भाई होते हैं क्या। रोग में भाई इसलिए मैं कह रहा हूं इसे क्योंकि ये बिल्कुल डेंगू जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसका वायरस याद करना, यानी इसका रोग कारक याद करना बड़ा आसान है, क्योंकि इसका रोग कारक यही है, चिकनगुनिया वायरस। यानी ये किससे होता है, तो आपका जवाब सदैव होना चाहिए चिकनगुनिया वायरस से होता है। जाहिर सी बात है, जब हम किसी रोग को जानते हैं और ये सोच चलते हैं कि हमसे संबंधित है, तो हमारी रुचि बढ़ जाती है कि सच बताओ तो ये कैसे होता है, इस रोग में क्या होता है। अगर आप इससे परिचित नहीं हैं तो नाम से तो बहुत आयत मात्रा में लोग परिचित हैं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये रोग बार बार मिलता रहता ही है। चिकनगुनिया वायरस वाकई में सबसे ज़्यादा यह रोग बंदरों में मिलता है, सबसे ज़्यादा। यानी ये सर्वाधिक कहाँ रहेगा, तो सर्वाधिक ये बंदरों में। एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ ये ज़्यादातर जंतुओं वाला रोग है, और जो जंतुओं का रोग है वो मनुष्य में आए। आपको पता है एड्स भी ऐसे ही था। आपको पता है वायरस जो भी पनप रहे हैं, ज़्यादा जो विकसित हो रहे हैं, जो हमारे वातावरण में आकर के हमें प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना ले लीजिए, चाहे वो एड्स लीजिए, चाहे फिर ये चिकनगुनिया लीजिए, ऐसे तमाम उदाहरण आपके सामने प्रदर्शित हैं जो ज़्यादातर जानवरों द्वारा ही मनुष्य के पास आए हुए हैं। आप खुद ही सोच लीजिए, आपको रेबीज होता है तो वहाँ भी कुत्ता जिम्मेदार है। आपको चिकनगुनिया हुआ तो यहाँ जिम्मेदारी कौन उठाएगा, मादा एंडीज एजिप्टाई। मादा एंडीज एजिप्टाई, क्या ये नाम पहले हम लोगों ने सुना कहीं, एजिप्टाई, मादा एंडीज एजिप्टाई? तो बिल्कुल हमें तुरंत याद आना चाहिए कि अभी मैंने इस नाम का जिक्र पार्ट 6 में किया था, मानव रोग पार्ट 6। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ क्रमबद्ध तरीका अपनाएं। क्रमबद्ध तरीका अपनाने से हमें क्रमबद्ध ज्ञान और सहजता होती है, हम उस सहजता को जाने ना दें। मानव पार्ट 6 में हमने ये बात की मादा एंडीज एजिप्टाई। इन्होंने जिम्मेदारी उठाई किसकी, डेंगू की। ये मादा एंडीज एजिप्टाई मच्छर आई, मादा है ना, आएगी, क्योंकि मैंने यह भी बात आपसे बोला, ये रोचक है कि मादा मच्छर ही काटते हैं, यानी महिला ही काटेगी, नर तो कतई नहीं काटेगा। नर जो है ना वो फूलों का रस चूसता है। अद्भुत है, मच्छरों में भी ये क्वालिटी है। यहाँ भी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। मादा एंडीज एजिप्टाई मच्छर काटेगी तब ऐसा कुछ होगा। और जब भी आप देख लोगे, आप बार बार चर्चा करते हो कि हमें तो मच्छर ने काट लिया, हमें तो मच्छर ने काट लिया। सच पूछो तो जिसने काटा है ना वो महिला है, वो जिसने भी काटा है आपको वो महिला है, और जिसने नहीं काटा वो मान के चलना वो पुरुष है, यानी वो नर है। तो कभी नर मच्छर नहीं काटेंगे आपको, हमेशा मादाएं ही काटेंगी आपको। मादा एंडीज एजिप्टाई ये खून चूस लेती हैं, और जब ये खून चूस रही होती हैं, मनुष्य सोचता है चलो कोई बात नहीं, बड़ी दिक्कत की बात नहीं, ले जाने दो, क्योंकि हमारे अंदर तो खून बन रहा है बराबर। हम काफ़ी हट्टे कट्टे हैं तो हम 2-4 मच्छरों को यूं ही दान दे दें, क्योंकि रक्तदान एक महत्वपूर्ण दान होता है। तो ऐसा सोच करके आदमी निर्वहन कर दे, लेकिन कतई नहीं। गलती वहीं हो जाती है इस बात की
कि जब ये काटेंगे ना, जब ये काटेंगे तो ये विशेष प्रकार के रोग कारकों को हमारे शरीर में छोड़ देंगे। ये काटेंगे, मादा एंडीज इजिप्टाई मच्छर काटेगी तो ये अरबो वायरस हमारे शरीर में छोड़ देगी। इसी का मिलता जुलता प्रजाति, इसी एंडीज मच्छर की मिलती जुलती प्रजाति अरबो वायरस जैसा ही विषाणु हमारे शरीर में आएगा। एक जगह तो चिकनगुनिया कर जाएगा और एक जगह कुछ इनकी अलग प्रजाति आएगी तो वो डेंगू कर जाएगी। हुए ना भाई, सिद्ध हो गया ना भाई। यानी परिवार तो एक ही है, परिवार एक ही है, बस थोड़ा सा वर्क अलग अलग है। वो हमारे परिवार में भी होता है, दो भाइयों में वर्क अलग अलग होगा। तो मादा एंडीज इजिप्टाई मच्छर काटेगी, अरबो वायरस आएगा, अरबो वायरस का एक दूसरा प्रजाति चिकनगुनिया कर जाएगा और ये डेंगू कर जाएंगे, है ना। तो डेंगू और चिकनगुनिया में बस इतना सा अंतर है, डेंगू में भी हड्डियों में दर्द होता है और यहाँ भी चिकनगुनिया में भी हड्डियों में दर्द होता है। डेंगू में आप बहुत जल्दी दुबले पतले नहीं हो जाएंगे, लेकिन चिकनगुनिया आपको बहुत ही जल्दी कमजोर कर जाएगा, है ना। मजेदार, अद्भुत आपको लगेगा कुछ बातें जान करके कि अगर मैं ये कह दूं कि ये मच्छर देखना कितने वफादार हैं, कितने वफादार हैं, यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि ये मच्छर बहुत ही नियमित हैं। इनसे बचने के लिए आपको बार बार मैं ये बताता ही रहा हूं कि वायरस से अगर कोई रोग हो रहा है तो उसका कोई प्रतिजैविक औषधि नहीं है, उसमें कोई एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करेंगी। आपका केवल लक्षणात्मक उपचार ही संभव है, यानी जो लक्षण डॉक्टर साहब को दिखेगा वही दवा आपको दे दी जाएगी और ठीक ठाक उसी तरीके से आपको कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि वायरस का एक निश्चित पीरियड होता है। कुछ समय बाद ये वायरस आपके शरीर से निष्क्रिय हो जाएंगे। तो बिल्कुल चिकनगुनिया का वायरस जैसे ही ना आपके अंदर आएगा ना, ये 4-5 दिन में एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद आपको कमजोर कर देगा, बहुत ही तेज बुखार होगा आपको, यानी 104 डिग्री सेल्सियस, वो फ़ारेनहाइट, इतना तेज बुखार आपको होगा। फिर आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी और आपके हड्डियों में, जोड़ों में काफ़ी दर्द होगा, जैसा डेंगू में होता है, कुछ इसी तरीके से होगा। और यहाँ जांच होगी कौन सी, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर जांच किस में होगी आपकी, आरटीपीसीआर जांच होगी चिकनगुनिया में, ये जांच होगी। और आपको अद्भुत ये जान के लगेगा कि आरटीपीसीआर जांच 1 वर्ष तक, अगर आपको चिकनगुनिया हो गया है तो पूरे 1 वर्ष तक पॉजिटिव ही आती है। यानी कहने का मतलब ये निगेटिव होने का नाम ही नहीं लेगी, पूरे आप स्वस्थ हो जाएंगे फिर भी पॉजिटिव आएगी। अगर चिकनगुनिया वायरस हो गया, यानी आपके शरीर में चिकनगुनिया वायरस आ गया, तो पक्की बात मान के चलें आपकी जांच में वृद्धि होगी। आरटीपीसीआर जांच 1 वर्ष तक ऐसा काम करेगा। अब मैं आपके बचाव की बात करूं, क्यों आपको डरा रहा हूं, आपके बचाव की बात क्या होगी, आप मच्छरों से बचना है, आपको मच्छरों से बचना है आपको। कहीं धूप कहीं छांव, है ना। प्रभु तेरी माया कैसी है, कहीं धूप है कहीं छांव है, वही तरीका इनके साथ है, इन मच्छरों के साथ। ये मच्छर बड़े नियमित हैं, ये कभी अंधेरे में तो वार नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा उजाले में भी वार नहीं करेंगे, है ना मज़ेदार। ये ना ज़्यादा अंधेरा देखेंगे, ज़्यादा अंधेरा होने पर भी निष्क्रिय हैं, अंधेरा होने पर ये काम नहीं करेंगे और ज़्यादा उजाला होने पर भी काम नहीं करेंगे। आप कहोगे देहाती भाषा में, हम लोग अवधी भाषा में कहें तो गदा बेरिया। ये कब काटेंगे, गदा बेरिया, यानी उस समय जब तो ना ज़्यादा धूप हो ना ज़्यादा छाँव हो। अब विज्ञान की भाषा में कहें, विज्ञान की भाषा में क्या, सूर्य निकलने के ठीक पहले और सूर्य डूबने के ठीक बाद, यानी सूर्य के अस्त होने के ठीक बाद और सूर्य के निकलने के पहले ये मादा एंडीज इजिप्टाई मच्छर हमें काटेगी। यानी इस समय आपको अपनी सुरक्षा करना है और हो सके तो मच्छरदानी पहने आप, यानी हर वो जगह आपका हर अंग ढका हो, जहाँ ना ढका हो वहाँ विशेष प्रकार का लेप लगा लें जिससे मच्छर आपको काट ना पाएँ। और ये मान के चलें ये सीजन है इनका, ये सीजन इनका कब का है, आप जब से मान के चलते हैं जुलाई आ जाती है, जुलाई से लगाकर अक्टूबर तक ये इनका महत्वपूर्ण सीजन, महत्वपूर्ण दौर है, क्योंकि इसी समय बरसात है और बरसात में ही ऐसे मच्छरों का जन्म होता है। तो हमने जहाँ तक बात की चिकनगुनिया की, जहाँ हमने कह लिया आरटीपीसीआर जांच होगी, ये खतरनाक रोग हैं, इनसे बचा जा सकता है, केवल मच्छरों से बच जाइए, ये संभव है।
क्लियर है बात ना। सारे मच्छर परेशान आपको नहीं करेंगे, लेकिन फिर कुछ मच्छर ऐसे हैं जो आपको डेंगू जैसे रोग दे जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मान के चलें कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जहां चिकनगुनिया की बात हुई, अब नेक्स्ट यानी अगला रोग MMR। महत्वपूर्ण रोगों से परिचय मैं करा रहा हूं, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहां मैं शॉर्टकट कुछ इस तरीके से MMR लिख दे रहा हूं, आप समझते रहिएगा। ये दूरी इसलिए बनाई है क्योंकि दूरी हो जाने से भी कुछ चीज़ें अच्छे ढंग से समझ में आ जाती है। जब कोई रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा दर्द दे तो आप उससे दूर होकर के देखें, सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। यानी हर चीज़ें दूर होने पर भी, पास होने पर भी इंगित होती हैं। अब मैं मान के चलता हूँ MMR की बात करें। MMR इसका मतलब है मीजल्स, मीजल्स इसका मतलब है मम्स, और इसका मतलब है रुबेला। मीजल्स, मम्स, रुबेला। अब आपको पता चल रहा होगा कि हाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। MMR का टीका लगता है। एग्जामिनर सीधा प्रश्न करेगा कि MMR का टीका किस रोग में लगता है। आपने विकल्प देखा खसरा, और फट से किया आपने टिक, और आपने ये नहीं देखा कि खसरा के बाद भी कुछ और है। खसरा के बाद गलसुआ लिखा था, और गलसुआ के बाद रुबेला लिखा था, इसके बाद चौथा विकल्प था ये सभी, और आप जल्दी से टिक कर गए खसरा पे, तो आप गलत हो जाएंगे। ध्यान देना, मीजल्स का मतलब खसरा है, मम्स का मतलब गलसुआ है, गलसुआ यानी गलसोनवा, और रुबेला का मतलब ये है जर्मन खसरा, जर्मन खसरा। आप सोचोगे सर इन दोनों खसरे में अंतर क्या है, जर्मन लिखा तो जर्मनी मान लो, कोई नई बात तो है नहीं इसमें, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें कुछ अलग करना ही नहीं है। दोनों ही खसरे बिल्कुल अलग अलग हैं। यहां ध्यान देना, ये जो खसरा है ऐसा नहीं कि भारतीय है, पूरे देश का है। ये जो ये खसरा है, इस खसरे में आपके शरीर पर बड़े बड़े ऐसे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाएंगे, यानी दाग पड़ जाएंगे, और आपको जलन होगी, खुजली होगी, जलन होगी, खुजली होगी, बर्दाश्त नहीं करोगे, मजा आएगा तो खुजलाओगे, और जब आप खुजलाओगे ना तो फिर वहां से रक्त निकल आएगा, बड़ी समस्या, बहुत ही ज्यादा जलन और बहुत ही दर्द होगा, है ना अजीब सा रोग। जर्मन खसरा में क्या होगा, छोटे छोटे दाने निकल आएंगे, और इनमें भी खुजली होगी, यहां से भी ब्लड निकलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा इनसे हट करके है। जर्मन खसरा ये थोड़ा सा हट करके है ना, और इसमें दाने, छोटे छोटे दाने पड़ जाएंगे। यहां पर क्या होगा, आपके त्वचा में जलन, त्वचा में जलन होगा, खुजली होगी, ये चीजें तो बिल्कुल ये अलग है। यहां पर बड़े बड़े चकत्ते पड़ जाएंगे और आप उसे खुजलाएंगे, पपड़ी जम जाएगी, कहने का मतलब मान के चले तो खतरनाक रोग है ये खसरा। और वाकई में जब आप जन्म लेते हैं, इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही केयरफुल तरीके से सुना करें, तो बहुत से प्रश्नों का जवाब इस तरीके से मौखिक चला जाता है, क्योंकि हर बातें ना आप लिखते हैं और ना ही हम लिख करके इंगित कर सकते हैं। कुछ बातें आप सुना करें तो अच्छा होगा। मैं ये कहना चाहता था कि ये जो भी रोग हैं, ये जो भी रोग हैं, ये तीनों रोगों की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप जन्म लेते हैं, जब इस धरती पर आपका आगमन होता है, तब आप इनके प्रति एंटीबॉडी लेकर आते हैं। मजाक बात नहीं है। एंटीबॉडी लेने का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में इनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता पहले से होती है, कि आपकी हिम्मत नहीं है हमें कुछ कर सकें, आपकी हिम्मत नहीं आप हमें डिस्टर्ब कर सकें। लेकिन समझना, आप सोचोगे सर तो फिर होगा कैसे। होने का तात्पर्य है कि 9 से 12 माह तक ये एक्टिव होंगे। वो एंटीबॉडी जो आपके शरीर में आई है वो इनके प्रति 9 से 12 माह तक भी एक्टिव रही, इसके बाद धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, यानी उसकी क्षमता समाप्त हो जाएगी। अतः अब 9 से 12 माह बाद आपको खसरा होने की संभावना है। अतः अब 9 से 12 माह बाद आपको गलसुआ होने की संभावना है। आपने देखा किसी नन्हे से बच्चे को जो अभी अभी जन्म लिया उसको गलसुआ हो गया हो? नहीं देखा होगा। आपने देखा क्या जिस बच्चे ने हाल फिलहाल अभी जन्म लिया है, क्या उसे खसरा हो गया? नहीं हुआ ना। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप जन्म लेते हैं आपके अंदर ही एंटीबॉडी होती हैं, पहले से प्रतिरोधक क्षमता होती है। आप ऐसे रोगों के साथ लड़ाई करते हुए आते हैं, मान के चलें कतई नहीं हो सकते ऐसे रोग। लेकिन 9 से 12 माह बाद वही एंटीबॉडी जो हम जन्म के साथ लाए थे धीरे धीरे अपने उस क्षमता को त्याग देती है, और ऐसा हो जाने पर अब संभावना है कि आपको खसरा ये सब हो। एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा
खसरा कब होगा, 9 माह पहले कि 9 माह बाद? तो क्लियर बात होगी ना, 9 माह बाद ही होगा खसरा, पहले नहीं हो सकता है। यानी जन्म के 9 माह बाद ही खसरा होगा, पहले नहीं होगा। ये मिजल्स होगा, ये मम्स होगा, ये रुबेला होगा, ये बाद में ही होगा, क्योंकि पहले एंटीबॉडी है। जवाब तो इस तरीके से आपको देना है। अब जरा ध्यान दें, अगला क्वेश्चन देखना, इतना ही बताया, कहानी जैसा मैंने बताया। अब यहां आप बताना हमें खसरे का टीका कब लगेगा, कब लगेगा? 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष पहले, 2 वर्ष बाद, 6 माह पहले। अब बताना कब लगेगा? तो पक्की बात है, विकल्प ढूंढो। जब 9 से 12 माह होगा ही नहीं यार, तो 1 वर्ष बाद टीका लगेगा। यानी खसरे का टीका आप कई जगह पाते होंगे, 9 से 12 माह के बच्चों को लगाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अब रोग हो सकता है। 9 से 12 माह ही क्यों? क्योंकि आगे रोग हो सकता है। तो टीका भी याद रखें, 9 से 12 माह के बच्चों को टीका दिया जाएगा। किसका? इसका, MMR का। MMR का टीका, मिजल्स मम्स रूबेला का टीका 9 से 12 माह के बच्चों को ही दिया जाएगा, या उसके बाद दिया जाएगा, इसके पहले नहीं दिया जाएगा। इस बात को मान के चलें। कभी कभी 18 माह के बच्चों को भी दिया जाएगा, लेकिन इसके पहले देना मुनासिब नहीं है, मान के चलें। तो अब मैं मान के चलूं कि आप समझ रहे हैं इस बातों को। यहां देखिए, गलसुआ, मम्स, गलसुआ, गलसुनवा, पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ है? कर्णपल्लों के ठीक नीचे। तो पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाएगी। सूजन आने का मतलब ये हुआ, अब आपको गलसुआ यानी गलसुनवा हो गया। यहां वो गलसुनवा होगा, यानी वो गलसुआ धीरे धीरे जैसे ही आपका ये पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आएगी, आपको दर्द होगा। पहला दिन है ना ये, आज सुबह उठे हैं और आपको दर्द होना शुरू हो गया, तो आप सोच रहे हैं ऐसे ही मामूली सा दर्द है, कोई बहुत बड़ा दर्द तो ये है नहीं। फिर आपने पूरा दिन गंवा दिया, लेकिन ये दर्द बढ़ता गया और यहाँ पर ऊंचाई बढ़ती रही। और जब ये समस्या हुई, तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपको कोई दवा नहीं देगा, क्योंकि पता है ना उन्हें एंटीबायोटिक दवाएं असर ही नहीं करेंगी, क्योंकि वायरस जनित रोग है। डॉक्टर साहब आपको कुछ दर्द वगैरह की दवा दे सकते हैं, यहाँ तो इसका इलाज आप भी कर सकते हो। आप भी इन सब रोगों के इलाज कर सकते हैं। कहो कैसे? क्योंकि करना क्या है? कुछ नहीं करना है आपको, बस वही काम करना है जो सबको करना है। कोई एंटीबायोटिक दवा देनी नहीं है, दर्द वगैरह की दवा दे सकते हैं। बाकी करना क्या है, एक प्लास्टर लीजिए और यहाँ पर जहाँ पर वो निकल रहा वहाँ पर चस्पा कर दीजिए। और जैसे ही आप चस्पा करेंगे, उनका वो ऊंचापन होना थोड़ा सा रुक जाएगा, और रुकेगा भी नहीं तो हमें पता तो चलेगा कि हमने कुछ बैरिकेडिंग कर दी है, वो व्यवस्था कर दी, अब नहीं निकलेगा, ऐसा हमारी भावना हो जाती है। और इसी भावना के चक्कर में हम मान के चलते हैं चलो ठीक है, वहाँ तक की बात ठीक है। और आगामी 2 दिन बाद वहाँ की ऊंचाई घटने लगेगी, आपको दर्द कम होने लगेगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आप सोचेंगे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम कर दिया। आप जरा बताना, मैं आपको आपके परिवार से जोड़ के बताऊं, अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो आप आज के 20 साल पहले चले जाएं और उस दशा में, 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, बहुत ज़्यादा नहीं, अभी तो आपने ग्रोथ किया है, 20 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। 20 साल पहले गलसुनवा हो जाने पर गांव के ही किसी व्यक्ति द्वारा इस गलसुनवा को क्या किया जाता था? झाड़ फूंक द्वारा ठीक किया जाता। कुछ इस तरीके से इसको मिलान करते थे और ऐसे करके उसको झाड़ दिया जाता था। जानते क्यों? और आपको लगता था ठीक हो गया। सच में क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि गलसुआ का जो वायरस है, ये जो वायरस है, इस वायरस की मियाद ही है 3 से 5 दिन अधिकतम। तो 3 दिन बाद ये अपने आप अपने वापसी की तरफ हो जाएगा। तो 3 दिन सह लो और धीरे धीरे अपने आप ये रिवर्स होने लगेगा। लेकिन फिर भी मान के चलो, सारी बातें वो जो भी थी हमारे दौर की, हकीकत में बिल्कुल अलग, बहुत ही अलग है ना। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको रुबेला भी समझ में आ जाएगा। अब रुबेला जर्मन खसरा की बात, जहां मैंने कहा कि छोटे छोटे दाने निकल आएंगे, छोटे छोटे दाने, दर्द होगा, जलन होगा, सूजन हो सकती है, रक्त आएगा, यानी ये जर्मन खसरा का देन है। और यहाँ के बचाव के लिए आप जन्म के तुरंत बाद अपने बच्चों को MMR का टीका लगवा दें। और ऐसा कर देने से आप 100% सुरक्षित हैं। आपके बच्चों को फिर ये रोग नहीं हो सकता, वो ताउम्र नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो MMR का टीका इसलिए आवश्यक है, ये मान के चलें आप। क्लियर है बात?
तो आप भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। महत्वपूर्ण रोग अभी भी क्रमवार इसका अध्ययन चलता रहेगा। अभी इनके ये मान के चलें कि इनके भी अच्छाइयों का सिलसिला रुका ही नहीं है और हम इन्हें रुकने भी नहीं देंगे। और आप मान के चलें अभी बहुत ही महत्वपूर्ण रोग आने वाले हैं। और अब ध्यान देना, स्टार रोगों की बात होगी, ये बहुत बार पूछे गए एग्जामों में। निपाह, ये निपाह है और होगा किससे? अब याद करना हुआ बहुत आसान, निपाह वायरस। लीजिए, निपाह वायरस जब नाम से ही याद करना है तो क्या दिक्कत हमें है? निपाह होगा निपाह वायरस से, निपाह होगा निपाह वायरस से। अब ध्यान देना, ये सबसे पहले कहाँ हुआ, कैसे हुआ, यही पूछा जाएगा। 1998 में सिंगई निपाह द्वीप समूह, सिंगई निपाह, इसीलिए तो इसका नाम निपाह पड़ा है। सिंगई निपाह द्वीप समूह है, ये द्वीप समूह है। कहाँ पर है? आप ये भौगोलिक क्वेश्चन भी जान लें भूगोल का। 1998 में सिंगई निपाह द्वीप समूह, जो कि मलेशिया में है। कहाँ पर है? ये मलेशिया में है। यहां सबसे पहले 1998 में ये रोग फैला, सिंगई निपाह द्वीप समूह पर ये सबसे पहले रोग फैला। सबसे पहली रोचकता तो हमारी है ये कि ये होने पर होता क्या है, तो सच में जान लो, अगर ये हुआ तो तेज बुखार होगा, तेज बुखार, तेज सिर दर्द, तेज सिर दर्द, लीजिए दस्त और उल्टी, यानी जिसे आप पलटी कहेंगे, ये सारी बातें आपके साथ जोड़ दी जाएंगी। है ना खतरनाक? अचानक ये सब होने लगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और भयानक स्थिति तब है क्योंकि यह संक्रमित है, बहुत ही तेजी से फैलता है। ये अद्भुत है, जब कोई रोग बहुत तेजी से फैलता है ना, फिर तो समस्या है। 1998 में ये फैला सिंगई निपाह द्वीप समूह पर मलेशिया में। आप ये मान के चलो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तो यहाँ से होगी, कब आया है, कैसे आया। ठीक, मलेशिया में था पहले 2001 में और 2007 में ये आ गया आपके भारत में। और भारत में किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में? तो ये जवाब हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल में। और जून 2018 में, इसने अभी भारत से नाता तोड़ा नहीं है, जून 2018 में ये रोग हो गया किसमें? केरल में। केरल एक महत्वपूर्ण रोग के बारे में और जाना जाता है। अभी हमने मम्स की बात की ना, मम्स कहाँ मिला? MMR टीके में मिला। जहाँ हमने मम्स की बात की थी वहाँ एक पॉइंट और आप डालें, मम्स यानी गलसुआ रोग सर्वाधिक कहाँ मिलेगा आपको? तो केरल में। ये नोट डाउन कर लें, स्टार पॉइंट हैं, आप वहाँ इंगित कर लें। जहाँ आपने लिखा है MMR, जहाँ आपने लिखा है मम्स, वहाँ आप लिखेंगे एक पॉइंट और ये नोट करेंगे कि केरल में सर्वाधिक मम्स है, यानी इसके रोगी सर्वाधिक कहाँ है? केरल में है, गलसुआ के, भारत में। 2001-2007 पश्चिम बंगाल में आ गया निपाह, नाता तोड़ा नहीं इसने। जून 2018 में फिर से भारत से इसने अपना रिश्ता बनाया और केरल में फैला खूब, काफ़ी मात्रा में इसने लोगों को परेशान किया, ये मान के चलें। ठीक, कोई दिक्कत? तो ऐसे शॉर्टकट रोग, ऐसे छोटे रोगों के बारे में भी जानकारी रखें। वैसे ये छोटे नहीं हैं, इनके काम बड़े खतरनाक हैं, बस हमारे पास इनके लिए शब्द थोड़े हैं और हमें इन्हीं थोड़े शब्दों के साथ इनकी तैयारी करनी है। इनके बारे में अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले कहाँ आए, भारत में किस जगह फैले, कब फैले, इनमें होता क्या है, ये बात जान लो बस। ठीक, अगली बात करें एक महत्वपूर्ण वायरस की, अगला स्टार बनाइएगा, इबोला वायरस। इबोला वायरस, और वाकई में वायरस मैंने पहले लिख दिया, अब आप जान लेना ये इबोला रोग है। और किस वायरस से होगा? इबोला वायरस से, है ना? वायरस से होगा, इबोला वायरस से होगा। और ये जो वायरस है, आप सोचोगे सर इसका जन्म कहाँ हुआ? तो लीजिए जन्म ही बता दें, कांगो नदी की सहायक नदी है, कांगो नदी की सहायक नदी है। कांगो नदी कहाँ है? अब आप ये सोचो, कांगो नदी की सहायक नदी इबोला है। अब मैं सारी बात बता दूं तो अफ्रीका महाद्वीप जाएं आप, अफ्रीका महाद्वीप जाएंगे और जिस दिन हम आपको अफ्रीका महाद्वीप से परिचित करा रहे होंगे, जिस दिन आपके स्क्रीन पर अफ्रीका महाद्वीप का पिक्चर दिखा रहे होंगे, उस दिन ऐसे कोई भी लम्हे आपसे दूर जाने नहीं देंगे, क्योंकि हर वो तथ्य आपके सामने लाऊंगा
कि जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इबोला की भी बात करूंगा। कांगो नदी की सहायक नदी है इबोला, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। कांगो और कांगो गणराज्य नाम के दो देश आपको मिल जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप में। वनों का देश कहा जाता है कांगो को। कांगो से भूमध्य रेखा गुजरी हुई है। मजेदार फैक्ट हैं, जुड़े रहिएगा। और वो आपके भौगोलिक क्वेश्चन है, उसमें भी आपको हम जोड़ेंगे बहुत ही जल्दी। कांगो नदी की सहायक नदी इबोला, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, इसी के क्षेत्रों में यानी इबोला नदी के आसपास, इबोला नदी के यानी इसी नदी के आसपास कौन सा रोग फैल गया? इबोला वायरस आ गया। इसीलिए यहाँ एक वायरस फैला जिसमें लोगों को बुखार तो हुआ, भयानक स्थिति जानते हो क्या हुआ? कि कुछ ही दिन में यानी आगामी 10 से 15 दिन बाद शरीर के कुछ अंग गलने लगे। अब आप सोचोगे अद्भुत है ये, शरीर के कुछ अंग गलने लगे यानी सड़ने लगे, और सड़ करके शरीर से अलग होने लगे। इतना खतरनाक रोग तो महसूस करके दर्द हो जाएगा। क्योंकि आप सोचो हमारे शरीर का कुछ ऐसा हिस्सा हो जाए जो गल जाए, सड़ जाए, ऐसा कभी सुना क्या? आप सोचोगे अब, क्योंकि अब आप मना करने वाले हो कि नहीं सुना सर हमने, क्योंकि हर वो बच्चा लगभग यही करता है, कहता नहीं सुना हमने। अरे सुने हो भाई, हमने आपको प्लेग पढ़ाया है, हमने आपको जीवाणुओं से होने वाला रोग बताया है, और हमने वहाँ पर आपको प्लेग के बारे में बताया है, पास्चुरेला पेस्टिस की बात की है, हमने जीनोपसेला नामक पिस्सू की बात की है, हमने चूहे को जिम्मेदारी दी है। ये सारी बातें हो चुकी हैं, तो मान के चले प्लेग की चर्चा भी मैंने कर ही लिया है। वहाँ भी ये आपके गलेंगे ही, गल जाएंगे, तो मान के चलना अंग गल जाते हैं, अंग गल जाएंगे यानी सड़ जाएंगे इस रोग में, इबोला में अंग सड़ेंगे, गल जाएंगे। और कब फैला ये जान लो, 1997 में अफ्रीका महाद्वीप पर, 1997 में ये रोग फैला। क्लियर है बात? तो प्लेग में भी ऐसा हुआ, अंग सड़े गले, यहाँ भी अंग सड़ गल रहे हैं। 1997 में अफ्रीका महाद्वीप के कांगो नदी के पास आसपास, सॉरी इबोला नदी के आसपास फैला ये, इसीलिए इसे इबोला वायरस कहा गया। मैं मान के चलूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये मान के चलें कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जहाँ वायरस जनित रोगों पर चर्चा बनी हुई है, अभी हम आपको जोड़े रखेंगे। और अब ध्यान देना, हाल फिलहाल तो कोविड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं आप, कोरोना वायरस जिसे आप कोविड-19 कहेंगे, फैला चीन से, ये सारी बातें आपको पता है, आपके भारत में आया। तो आप जहाँ तक कोविड की बात है, जहाँ तक वायरस जनित रोगों की बात है, वहाँ केवल इतनी बात ध्यान देना, ये इसलिए खतरनाक होते हैं क्योंकि इनमें कोई एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कोविड ज़्यादा खतरनाक निकला। तीसरी महत्वपूर्ण बात, एड्स भी खतरनाक है क्योंकि ये होते हैं रेट्रो वायरस से। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमेशा ध्यान रखें। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखें। कोई भी दिवस, हमने आपको बताया पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, हमने आपको हैजा दिवस बताया है, ऐसे महत्वपूर्ण दिवसों को भी याद रखें। अब जरा ध्यान दें, अगर हम बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण रोग जिसका नाम है सार्स, जिसे कुछ इस तरीके से हम लिखें SARS, सार्स, इसका मतलब होगा सीवर, इसका मतलब होगा एक्यूट, इसका मतलब है रेस्पायरेटरी, और एस का मतलब हुआ सिस्टम। क्लियर है? सीवर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिस्टम। सीवर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब हुआ भीषण, अचानक ही होगा ये, भीषण अचानक होने वाला। रेस्पायरेटरी का मतलब श्वसन तंत्र, और सिस्टम आप जान ही रहे हैं। और इसे सिस्टम ना कह करके ये आप लिखित करें, सिंड्रोम कहें, क्योंकि सिस्टम तब बोलेंगे जब हम इसका इलाज कर रहे होंगे, क्योंकि हम उसके सिस्टम से चल रहे होंगे तब वो सिस्टम होगा। लेकिन अभी फिलहाल हमें इसे सिंड्रोम बोलना है जी। और सिंड्रोम का मतलब होता है विकार। क्लियर? यानी अब इसके फुल फॉर्म में आप इस सिस्टम को हटा दें,
क्योंकि सार्स का जब भी फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आपको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बताना है, ना कि सिस्टम बताना है। सिस्टम उस समय होगा जब हम इसका इलाज कर रहे होंगे और उस इलाज में हम सीवर से जुड़े होंगे, एक्यूट से जुड़े होंगे, रेस्पिरेटरी से जुड़े होंगे और उसके पूरे तंत्र से जुड़े होंगे, तब हम उसे सिस्टम कहेंगे। इलाज के दौरान बहरहाल अभी हम इसे सिंड्रोम कहेंगे, क्योंकि जब भी एग्जामिनर इसका फुल फॉर्म पूछे तो ध्यान देना ये सिंड्रोम ही सही है। यहाँ होगा क्या, भीषण अचानक होने वाला श्वसन तंत्र विकार। अचानक होगा, आपका श्वसन तंत्र डैमेज हो जाएगा, सांस लेने में समस्या आ जाएगी, जैसा कोविड में हुआ। कोविड में क्या हुआ, आपका श्वसन तंत्र ही तो प्रभावित हुआ, डैमेज हो गया, आपको सांस लेने में दिक्कत आ गई, गैस, वो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर जगह जगह आपने देखा होगा मरीजों को लगाया जा रहा था। उस भयावह स्थिति से बचाने के लिए ऐसा प्रयास किया गया। आप समझें, कुछ यह भी रोग उसी तरीके से मिलता जुलता है। इसमें भी ये ध्यान देना कि भीषण होगा, अचानक होगा, श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा, ऐसा विकार है। और यहाँ भी आप ये जानने के लिए उत्सुक ही होंगे कि सर ये रोग आया कहाँ से। ठीक, तो मैं बता ही दूं आपको, सार्स रोग जो कि चिरपरिचित बहुत ही खतरनाक रोग है, ये खोजा गया चीन में, और वो भी 2003 में, है ना मजेदार, खोजा गया चीन में 2003 में। तो याद रख पाएंगे आप, इसकी खोज हुई चीन में, यानी आया कहाँ से, चीन से, और वो भी कब, 2003 में। यानी चीन में 2003 में ये सार्स रोग जमकर फैला। इसने लोगों को सांस लेने में दिक्कत पैदा कर दी और कहा कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें तब आ जाएंगी, आप मान के चलें, जब ये किसी को होता है तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सांस लेने में समस्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके अंदर एक भी निवाला नहीं जाएगा, इतनी खतरनाक रोग है ये। आप जो भी कुछ खाए होंगे ना, सब बाहर चला आएगा, आपको वो पलटी होगी, सारी चीज़ें, वोमिटिंग होगी, सब कुछ बाहर हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं आपके शरीर में। इसका मतलब बहुत ही खतरनाक रोग है ये सार्स। और ये रोग नवीन कह सकते हैं इसे। अभी हाल फिलहाल आप कोरोना को देख ही रहे हैं, कोविड-19 का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारे बचाव का सिलसिला थमा नहीं है। आपको बचाव करना होगा, अपने हाथ की सफाई करनी होगी, अपने आप की सफाई करनी होगी, अपने घर परिवार को बचाना होगा, पूरे समाज को बचाना होगा। ये दायित्व तो आपको बार बार निभाना होगा। अगर आपको वायरस से बचना है तो आप कतई ये नहीं कह सकते अरे हमारे पड़ोसी हैं जाने दीजिए। ऐसा कर लेने से वहां से ये रोग आप तक आएगा और पूरे समाज को गंदा कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हमें मिलकर काम करना है। हम लाख विवादित हों, हम लाख अपने झगड़े को निपटाना चाहें, उनको एक साइड में कर दें और हमें अपने रोग से लड़ाई करने के लिए पूरे देश को मनोवैज्ञानिक रूप से, शारीरिक रूप से हमेशा एक होना चाहिए, तभी हम किसी भी रोग को हरा सकते हैं। वायरस को हरा दिया आपने, अगर कोविड-19 को आपने पीछे किया है अभी हाल फिलहाल, तो पक्की बात यही है क्योंकि आपने एकजुटता दिखाई है, आपने अपने आप को बचाने का प्रयास किया, आपने अपने गांव समाज को बचाने का प्रयास किया। तो धीरे धीरे जब आपने ये सेवा की तो ऐसा हुआ। तो मैं आपको अब ये मान के चलूं कि वायरस जनित रोगों का एक महत्वपूर्ण कंटेंट आप तक पहुंचा दिया हूं। वायरस संबंधी काफ़ी रोगों पर चर्चा होगी है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हमने जीवाणु संबंधी रोगों को जान लिया है, हमने विषाणु संबंधी रोगों को जान लिया है, और ये इसका पार्ट 7 चल रहा है मानव रोग का। अभी मानव रोग का सिलसिला आगे बढ़ेगा, अभी पार्ट 7 के बजाय पार्ट 8 भी आएगा आपके स्क्रीन पर, क्योंकि अभी हमें पढ़ना है कवकों द्वारा होने वाले रोग, अभी हमें पढ़ना है परजीवी द्वारा होने वाले रोग। तो महत्वपूर्ण रोगों से अभी भी मुखातिब होना है हमें। अभी काफ़ी रोग बचे हुए हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। तो मानव रोग का ये सीरीज अभी बढ़ेगा, इनका कारवां अभी रुकने वाला नहीं, मैंने आपसे बार बार कहा है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से, बहुत ही सुदृढ़ होकर के लगातार अनवरत रूप से प्रयासरत रहें, कभी विराम ही ना दें अपनी तैयारी को। मिलकर हमारे साथ खुद को बनाएं मेंटेन, ये हमारी आशा है और विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। और आपका असीम प्यार जो हमें मिल रहा है, मैं उसके लिए बार बार आपको शुक्रिया आभार अदा करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे। और ऐसा करने से आपका चैनल थोड़ा सा ग्रोथ करेगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपको अब छोड़े जाता हूं। मिलता हूं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।